हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे आज सैम्पल पेपर का। सैम्पल पेपर ऑफ साइकोलॉजी फॉर द ईयर 2021 डिस्कस कर रहे थे हम। सेक्शन 1 हमने डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 2 में आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इस बारी, यानी कि आपको एक यहाँ पे केस दिया है जिसको आपको पढ़ना है और उसके ही बेस पे 1 मार्कर क्वेश्चंस इसके नीचे दिए हुए हैं। तो केस पढ़ते हैं पहले। केस है मिस्टर जॉन का, जो कि 27-year-old मैन है। जो क्वाइट यंग एज है, 27-year-old, जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास आए हैं। उन्होंने कंसल्ट करा है, डिस्कस किया है। उन्होंने अपना कुछ हैबिट्स हैं जो उनको लगती है उनकी सिली हैबिट्स हैं। He reports that for several years he had to check and recheck electrical appliances as well as doors and windows before leaving home each morning and again before going to bed. मतलब कई सालों से उनको रोज घर जाने से, छोड़ के जाने से पहले बहुत बारी चेक करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद हैं या नहीं है, डोर विंडो बंद हैं या नहीं है। सुबह जब घर छोड़ के जाते हैं जॉब के लिए या रात को सोने से पहले उनकी आदत है कि वो कई बार चेक करते हैं। कभी कभी तो इतनी बार चेक करते हैं कि वो लेट हो जाते हैं अपने काम के लिए ही। Checking has made him late for work and has disturbed his sleep such that he had to get up to check everything several times yet again. मतलब वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को सोचते हैं कि उन्हें कई बार रात को उठ के बहुत बारी चेक करना पड़ता है कि सब कुछ बंद है या नहीं है। When questioned about the reasons for this behavior, Mr. John reported that he could not stop thinking that electrical appliances may short circuit and cause a disastrous fire, or that his house may be broken into and he will lose all valuables. तो इनको पूछा कि वो क्यों करते हैं ऐसे चेक बार बार। तो इन्होंने रीज़न ये बोला कि उन्हें ये डर लगता है कि अगर उन्होंने चेक नहीं किया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई भी स्विच ऑन रह जाएगा किसी चीज़ का। जैसे यूजुअली हम लोग भी गीज़र वगैरह चेक करके आते हैं जब बंद करते हैं, या कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चीज़ तो हम उसको बंद करके या चेक करते हैं। तो पर इनके केस में ये इतनी बार चेक करते हैं कि इनकी नींद खराब हो जाती है रात की, या ये लेट हो जाते हैं, बाहर जाते हैं ऑफिस तो, और इनको ये लगता है कि वो आग लग जाएगी घर में, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या अगर खिड़कियां खुली रहेगी तो कोई घर में घुस के सब चुरा लेगा। He recognizes these concerns and the resulting checking as excessive and unreasonable. और उनको ये पता है मिस्टर जॉन को कि मैं बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरा ये हैबिट एक्सेसिव होता जा रहा है धीरे धीरे और अनरीजनेबल होता जा रहा है, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। येट ही फील्स कंपेल्ड टू डू समथिंग, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इससे इनकी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है और उसको कम करने के लिए ये जाके चेक करके आ जाते हैं। During the counseling, the psychologist found out that some time before the checking rituals started, a major fire had broken in Mr. John's office and all important papers were destroyed. अब साइकोलॉजिस्ट को बात करते करते ही पता चला कि जब से ये इनकी हैबिट शुरू हुई है बार बार चेक करने वाली, इससे पहले एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि इनके ऑफिस में आग लग गई थी और जिसमें इनके सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स जल गए थे। मतलब कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनकी ये आदत बढ़ गई है। फिर ये आदत इतनी बढ़ती जा रही है कि इनको प्रॉब्लम होती है अब अपने डेली रूटीन में। तो पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई मिस्टर जॉन्स डिसऑर्डर। तो जैसे कि बहुत इजीली सुन के पता चल रहा है कि इनका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, क्योंकि इनको एक ऑब्सेशन हो गया है बार बार चेक करने का, कंपेल्ड फील करते हैं। सो इट इज़ एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कि उठ के बार बार चेक करने की कंपल्शन इनके अंदर आती है, अदरवाइज इनको एंग्जाइटी फील होती है अगर ना करें तो। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट हिज रिपीटेटिव थॉट्स। मतलब उनको क्या थॉट्स आते हैं बार बार, अगर वो मतलब रिपीटेटिव थॉट्स मतलब क्या चीज़ें बार बार इनके थॉट्स में आती हैं। तो इनका जो थॉट्स है वो आएगा डी ऑप्शन, ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में शॉर्ट सर्किट। तो ये चीज़ उनके माइंड में बार बार आती है कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी। थर्ड क्वेश्चन ये है, विच डिसऑर्डर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ये जो 4 तरह के डिसऑर्डर्स यहाँ पे लिखे हैं इसमें से कौन सा आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स में।
तो कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है इसमें पूछ रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव में के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें आएगा एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। एक्सकोरिएशन को ना स्किन पिकिंग बोलते हैं, स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। स्किन पिकिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार जब हमें एंग्जाइटी होती है तो हम कभी कभी, कुछ लोग होते हैं जो अपने नाखून चबाने लगते हैं, कुछ लोग पैर हिलाने लगते हैं, उनकी अलग अलग आदतें होती हैं। ऐसी एक ही आदत होती है स्किन पिकिंग की, अपनी स्किन को नोचना शुरू कर देते हैं, या अपने लिप्स को काटना शुरू कर दिया, स्किन निकालना शुरू कर दिया, अपनी स्किन खराब करना शुरू करते हैं, मतलब एक ही जगह पे बार 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 बार, क्योंकि वो एंग्जाइटी होती है उनको, तो उससे उनके स्किन पे बहुत सारे रैशेज और इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो ये डिसऑर्डर उन्हीं लोगों में होता है जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उसी से रिलेटेड है ये वाला। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट केस स्टडी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक केस है, और ये केस ये आपको सुना सुना भी लगेगा, क्योंकि ये केस जो है किस बारे में है, ये जो आपको याद हो अगर, मुंबई के ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उससे रिलेटेड केस है। तो ऑन नवंबर 26, 2008 अबाउट 35 एम्प्लॉयज ऑफ ताज होटल लेड बाय अ 24-year-old बैंक्वेट मैनेजर मलिका, मतलब ये ताज होटल की बात कर रहे हैं मुंबई का, जिसमें 24-year बैंक्वेट मैनेजर थी मलिका, वॉज असाइन टू 35 एम्प्लॉयज ऑफ ताज होटल मुंबई लेड बाय, अच्छा ये मैनेजर थी जिनके अंडर 35 एम्प्लॉयज थे। दे वर असाइन टू मैनेज द इवेंट इन अ सेकेंड फ्लोर बैंक्वेट रूम, तो उनको सेकेंड फ्लोर के बैंक्वेट रूम में एक इवेंट मैनेज करना था। As they served the main course, they heard what they thought were the fireworks at a nearby wedding. In reality, these were the first gunshots from terrorists who were storming the Taj Hotel, Mumbai. तो ये वहाँ पे काम, सेकंड फ्लोर पे इनका जो इवेंट चल रहा था, उस टाइम इन्होंने कुछ गन शॉट सुने। पहले तो इनको लगा कि कुछ फायरवर्क्स की आवाज़ आ रही है शायद किसी वेडिंग से, बाद में इनको रियलाइज हुआ। सो मलिका लॉक द डोर्स एंड टर्न ऑफ द लाइट्स, तो मलिका ने क्या किया, वहाँ पे जहाँ पे वो थी उन्होंने वहीं पे डोर्स लॉक कर ली और लाइट्स ऑफ कर ली, और सबको बोला कि क्वाइटली लाई डाउन कर जाओ टेबल्स के नीचे, और सेल फोन्स वगैरह बंद कर दो। द ग्रुप स्टेड देयर ऑल नाइट, और पूरी रात वो वहीं पे रहे, और उनको आवाज़ें बाहर से आ रही थी, जो भी टेररिस्ट कर रहे थे होटल में, गन शॉट्स की आवाज़ें आ रही थी, वेपन्स की जो भी वो यूज़ कर रहे थे, और चीज़ें इधर उधर पटक के फेंक रहे थे। ड्यूरिंग द ऑनस्लॉट ऑन द ताज मुंबई 31 people died and 28 were hurt, but the very next day hotel received praise। तो वही था वो, अगर जो इवेंट आपको याद हो तो वहाँ पे 31 पीपल मरे थे और 28 वर हर्ट, और its guests were overwhelmed by employees' dedication to their duty, their desire to protect guests without considering their own personal safety। तो वहाँ पे जो भी ड्यूटी पे थे जो लोग भी, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गेस्ट जो वहाँ के थे उनको किसी तरीके से सेफली वहाँ से बचा के निकाल पाए। इस चीज़ के लिए उनको बहुत प्रेज भी मिली थी। As many as 11 Taj Mumbai employees, a third of the hotel's casualty, laid down their lives helping around 1200 to 1500 guest escape। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, 11 एम्प्लॉयज़ जो थे, उन्होंने अपनी उनकी लाइफ लूज़ कर दी, क्योंकि वो बचाना चाहते थे गेस्ट को, वहाँ के गेस्ट को वो बचा के निकालना चाहते थे। अब ये जो इन्होंने डिस्कस किया वो टेररिस्ट अटैक वाला जो केस है, जो हमने न्यूज़ में भी सुना था, ये उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इन रियलिटी देयर वर फर्स्ट गन शॉट्स फ्रॉम टेररिस्ट हु वर स्टॉर्मिंग ताज होटल। द स्टाफ क्विकली रियलाइज समथिंग वॉज रॉन्ग। विच स्टेज ऑफ जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल वर द स्टाफ इन। तो जैसे ही स्टाफ को ये रियलाइज हुआ कि वो फायरवर्क्स की आवाज़ नहीं है, वो एक्चुअली गन शॉट्स की आवाज़ है, तो उनका कौन सा, उनको क्या रिएक्शन था उन लोगों का, उनको क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस, अलार्म रिएक्शन, एग्जॉशन, या बर्न आउट। तो अगर आपको वो याद है, जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम कोई ऐसी अलार्मिंग सी सिचुएशन फेस करते हैं या सुनते हैं, तो अलार्म रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन था लोगों का, ये अलार्म रिएक्शन था। तो इसका आंसर होगा बी, अलार्म रिएक्शन, क्योंकि फिर पहले अलार्म रिएक्शन आता है, फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस आती है,
और लास्ट में एग्जॉशन स्टेट आती है जब बर्नट आउट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी, अलार्म रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, मलिका लॉक द डोर्स एंड टर्न्ड ऑफ द लाइट, शी आस्क्ड एवरीवन टू लाई डाउन अंडर द टेबल्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सेल्स। तो ये कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रही है मलिका, मतलब वो बोल रही है कि किस तरीके से उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। डोर्स को लॉक करके, लाइट्स को ऑफ करके, सबको बोला है कि चुपचाप टेबल के अंडर अंडर द टेबल लेट जाओ और अपने फोन्स जो है उनको बंद कर दो। तो ये स्ट्रेस को कोप करने की कौन सी स्ट्रैटेजी है? ये टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू कुछ टास्क के थ्रू। अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी नहीं, हम उसे अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं, ना हम इमोशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी यूज करें कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को डील करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब मलिकाज हार्डीनेस। तो कौन से वाले वर्ड्स उसकी हार्डीनेस को ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे? कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, चैलेंज, कंट्रोल, कामनेस। कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज, या कंट्रोल, कमिटमेंट एंड कन्विक्शन। तो हमने स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी में पढ़ा था कि हार्डीनेस जो है उसके 3 C's होते हैं, और वो 3 C's हैं कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, सेली का जो गैस मॉडल है, जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम, हैज़ बीन क्रिटिसाइज लार्जली फॉर असाइनिंग लिमिटेड रोल टू डैश फैक्टर्स। तो इसका आंसर आएगा कि उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, सॉरी फिजियोलॉजिकल मैंने कर दिया, ठीक, ये नहीं आंसर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इसमें इग्नोर कर दिया था। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स या बायोलॉजिकल पे ज़्यादा फोकस था इनका। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास। मान लो आपको पहला वाला केस नहीं ठीक लग रहा है, पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, तो इन्होंने और दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा केस है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो या इस ऑप्शन को कर सकते हो। तो ये वाला केस भी देख लेते हैं। इन द आर्मी वन कैन नॉट सिट बैक एंड रिलैक्स। A few years after the Kargil war, Deepchand's regiment was posted to Rajasthan. While setting up an ammunition store, a bomb was accidentally detonated. In the explosion, Deepchand lost his fingers. Later, his both legs and right arm were amputated. After 24 hours and 17 bottles of blood, he finally gained consciousness. तो यहाँ तक तो बताया हुआ है कि आर्मी में है दीपचंद, जिसके रेजिमेंट की पोस्टिंग राजस्थान में हुई है। एंड एक जगह पे वो जो एम्यूनिशन स्टोर सेटअप कर रहा था, जहाँ पे गलती से एक बॉम्ब जो है वो डेटोनेट हो गया, और उस एक्सप्लोजन में दीपचंद की फिंगर्स जो थी वो चली गई। बाद में उसकी लेग्स को भी और राइट आर्म दोनों को एम्प्यूटेट करना पड़ा। तो 24 आवर्स के बाद उसको होश आया, जब उसको 17 बॉटल्स ऑफ ब्लड भी चढ़ी। आफ्टर द एक्सीडेंट, lying on the hospital bed, Deepchand mulled over why he met an accident. Being an athlete, he felt bad about not being able to run for the state again. But as they say, once a soldier, always a soldier. I trained myself to walk with the help of prosthetics. I learned to ride a scooter and use a computer, and there has been no looking back. तो पहले तो जब वो हॉस्पिटल बेड में था, उस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर बाद में, क्योंकि वो एक एथलीट भी रह चुका है, एथलीट है वो, तो उसको ये बहुत बुरा लगा था कि वो भाग नहीं पाएगा सोच सोच के। बट धीरे धीरे क्या हुआ, पहले वो बहुत ज़्यादा दुखी था, उसके बाद उसको बुरा लगना शुरू हुआ कि वो भाग नहीं पाएगा कभी स्टेट के लिए अपने। बट जैसे ही कह रहे हैं ना कि एक बार सोल्जर, वंस अ सोल्जर एंड ऑलवेज अ सोल्जर, हमेशा सोल्जर ही रहता है। तो उसने अपने आप को ट्रेनिंग दी चलने की, अपने जो नकली पैर से, पैर के साथ स्कूटर चलाना सीखा, कंप्यूटर यूज़ करना सीखा उन्हीं हाथों के साथ, और अब वो जो है मतलब ये सारी चीज़ें आराम से कर लेता है। Deepchand has worked for the country without flinching even an eyelid, and in doing so, is in an unfortunate event. He met with an accident and lost his limbs. Does he regret his childhood dream to become an army jawan? तो ये कह रहे हैं कि क्या उसे रिग्रेट होता है, क्या वो पछताता है कि वो एक आर्मी जवान बना या आर्मी में आया। द प्राउड मैन हु स्टैंड्स ऑन द प्रोस्थेटिक फीट सेज, तो वो दीपचंद क्या बोलते हैं, द एक्सीडेंट कुड हैव हैपन टू मी इन एनी प्रोफेशन,
कि ये तो मेरे साथ किसी भी प्रोफेशन में हो सकता था. एटलीस्ट इट हैपन इन द लाइन ऑफ फायर. आई वॉन्ट टू बी रीबॉर्न एज अ सोल्जर. देयर इज नथिंग ग्रेटर देन सर्विंग योर कंट्री. तो वो तो बहुत प्राउडली अभी ये बोलते हैं कि ये तो किसी भी लाइन में, मुझे किसी भी प्रोफेशन में मेरे साथ एक्सीडेंट हो सकता था, एटलीस्ट ये लाइन ऑफ फायर में हुआ, जब मैं आर्मी के लिए काम कर रहा था तब हुआ. और मैं हमेशा से सोल्जर ही बनना चाहूँगा. हर बारी अगर मेरा रीबर्थ भी होता है तो भी मैं सोल्जर ही बनना चाहूँगा. और इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती कि मैं अपनी कंट्री को सर्व कर रहा हूँ. तो एक तरीके से वो अभी भी बहुत प्राउड फील करते हैं इस एक्सीडेंट के बाद भी. तो अब इसी स्टोरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिनोमिनन दैट दीपचंद इज एक्सपीरियंसिंग इमीडिएटली आफ्टर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस इन द हॉस्पिटल. कि वो जब वो हॉस्पिटल में उठे एकदम, जैसे उनके 17 बॉटल्स ऑफ ब्लड चढ़ा और वो 24 घंटे बाद उठे, तो उस टाइम उनको क्या फील हो रहा था. तो उसमें देखो यू स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि यू स्ट्रेस होता है एक हेल्दी स्ट्रेस होता है जिसको हम किसी प्रोग्रेस के लिए लेते हैं. वो आएगा डिस्ट्रेस. क्यों? क्योंकि वो उस टाइम इतना ज़्यादा परेशान हो गए अपने आप को उस हालत में देख के. सडनली शॉक लगता है अपने आप को ऐसे देख के, तो वो डिस्ट्रेस होता है जो कोई भी नहीं देखना चाहता. तो ये डिस्ट्रेस है. फिर था दीपचंद सेकेंडरी अप्रेजल ऑफ द इवेंट वुड बी. सेकेंडरी अप्रेजल मतलब पहले स्टार्टिंग में उन्होंने सिचुएशन को बहुत ही सैड सिचुएशन की तरह देखा, लेकिन फिर बाद में सेकेंडरी अप्रेजल क्या था, बाद में उन्होंने उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचा. जैसे प्राइमरी अप्रेजल तो क्या होता है, जब हम कोई ऐसी सिचुएशन को फर्स्ट टाइम देखते हैं, जैसे उसने उन्होंने अपने आप को देखा वहाँ पे, वो घबरा गए देख के, एकदम डर गए, तो वो प्राइमरी था. फिर सेकेंडरी अप्रेजल में हम क्या करते हैं, हम अपनी कोपिंग एबिलिटीज़ को, अपने रिसोर्सेज को अप्रेज करते हैं कि क्या अब हम कोप कर पाएंगे, क्या हम इस चीज़ को झेल पाएंगे जो उन्होंने भी किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दी बिलो गिवन स्टेटमेंट व्हाट विल डिटरमिन द दीपचंद कॉग्निटिव अप्रेजल. तो ये जो इन्होंने बोला था कि ये तो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता था, मैं तो खुश हूँ कि मैं आर्मी में हूँ और मैं हमेशा सोल्जर बनना चाहता हूँ. तो ये मतलब ये क्या कॉग्निटिव अप्रेजल किया उन्होंने अपनी सिचुएशन का, किस तरीके से अप्रेजल किया. तो जब हम कॉग्निटिव अप्रेजल करते हैं तो उस टाइम हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि हमने पहले कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है, और हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स यानी कंट्रोलेबिलिटी, तो हम उस सिचुएशन को किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, ये दो चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं कॉग्निटिव अप्रेजल में. तो पहले कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जो उन्होंने हैंडल किया हो, क्योंकि वो आर्मी में थे तो वहाँ पे तो इस तरह की सिचुएशंस बहुत आती हैं बार बार. और पास्ट एक्सपीरियंसेस और कैसे उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल किया, ये दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं. वट वॉज दी सोर्स ऑफ दीपचंद स्ट्रेस. तो उनके स्ट्रेस का क्या सोर्स था उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ. तो ये जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स थे वो उनके स्ट्रेस का सोर्स था. तो ये जो सेक्शन 2 था आपका, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके 1 मार्क क्वेश्चन थे केस के ऊपर बेस्ड. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 3 और 4 डिस्कस करेंगे, 2 मार्कर एंड 3 मार्कर क्वेश्चंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.